आज हम न्यूक्लियस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक के अंदर ये सेल्स के अंदर एक फिलामेंटस फॉर्म के अंदर पाया जाता है। न्यूक्लियर लगभग एब्सेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसके अंदर पाए जाने वाला जो आनुवंशिक पदार्थ है वो एक नेटवर्क के रूप में प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन जब यूकैरियोटिक सेल के अंदर डिफरेंट पोजीशन के अंदर पाया जाता है। ये एनिमल सेल के अंदर सेंटर में प्रेजेंट होता है, लेकिन जो प्लांट सेल होता है उसके अंदर वैक्यूल की साइज इंक्रीज होने के कारण ये पेरिफेरल रीजन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। जो न्यूक्लियस होता है ये जो सेल होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है और उसको डायरेक्शन प्रदान करता है। इसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है, डीएनए, और सबसे पहले इसको 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर इसको डिस्कवर किया था। सेल के मिड में ये पाया जाता है, लेकिन वैक्यूल्स की पोजीशन के कारण इसकी डिफरेंट लोकेशंस हमें प्राप्त होती है। जैसे ग्रीन एल्गी एसिटिबुलेरिया के अंदर इसकी पोजीशन हमें बेसल रीजन्स के अंदर देखने को मिलती है। उसी प्रकार जो न्यूक्लियस है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर और जो सीव ट्यूब्स होती है प्लांट्स की, उन सेव ट्यूब्स, इसके अलावा ये जो ह्यूमन बींग्स की जो आरबीसी होती है उसके अंदर ये एब्सेंट होता है। जो सेल जो मोनोन्यूक्लिएट होती है, उसके अलावा जो कई सेल्स जो होती है वो बाईन्यूक्लिएट्स भी होती है। अंदर उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो एक या एक से अधिक भी प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे लीवर सेल्स और पैरामीशियम सेल्स जो होती है वो बाईन्यूक्लिएट्स भी हो सकती है। न्यूक्लियस की संख्या जो है एक सेल के अंदर वो लगभग 3 से लेकर 100 तक न्यूक्लियस की संख्या हो सकती है। तीन से लेकर 100 तक न्यूक्लियस की संख्या हो सकती है। इस प्रकार इसको हम यहाँ पर पॉलीन्यूक्लिएट्स कहते हैं, बहु केंद्र की केंद्रक कहते हैं। इसी प्रकार अगर एनिमल सेल्स के अंदर जब अगर ये न्यूक्लियस की जो संख्या होती है वो एक ही सेल में बहुत अधिक होती है, तब उसे हम सिंशिया कहते हैं एनिमल सेल के अंदर। लेकिन अगर वही सेल्स अगर प्लांट सेल के अंदर मल्टी न्यूक्लिएट स्थिति होती है, बहुत सारे केंद्रक अगर एक ही कोशिका के अंदर प्रेजेंस होते हैं, तब हम उस स्थिति को यहाँ पर समकोशिक या कोइनोसाइटिक स्थिति कहते हैं। एनिमल सेल के अंदर ये स्थिति हमें देखने को मिलती है। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे वाउचेरिया के अंदर हमें इस तरह की स्थिति कोइनोसाइटिक सेल्स जो है हमें देखने को मिलती है। इसकी तरह जो प्लाज्मोडियम सेल होती है उसके अंदर सिंशिया में एनिमल सेल के अंदर दिखाई देती है। न्यूक्लियस की अगर हम शेप की बात करें तो न्यूक्लियस की शेप है वो स्फेरिकल यानी गोलाकार हो सकती है, इलिप्टिकल हो सकती है, दीर्घवृत्ताकार हो सकती है, इसके अंदर ये फ्लैटेड हो सकती है। और जो न्यूक्लियस है, जो आरबीसी की न्यूट्रोफिल सेल्स जो होती हैं, उस न्यूट्रोफिल सेल्स के अंदर ये ट्रिपलेट यानी त्रिपालित कोशिका के रूप में भी ये पाया जाता है। इसके अलावा ये स्पर्म सेल के अंदर भालाकार हो सकता है। इसके अलावा ये होर्शू शेप्ड हो सकता है, लॉब्ड शेप्ड हो सकता है, ब्रांच्ड हो सकता है, इरेगुलर इसकी शेप हमें देखने को मिलती है। अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो जो न्यूक्लियस की साइज़ है वो भी इरेगुलर ही होती है, कोई निश्चित इसके अंदर आकृति हमें देखने को मिलती नहीं है। अगर इसकी जो आकृति है वो इसके अंदर पाए जाने वाला जो डीएनए है उसके ऊपर ये डिपेंड करती है। अगर न्यूक्लियस की बड़ा या छोटा होने के लिए न्यूक्लियस में पाए जाने वाला न्यूक्लियस यानी केंद्रक पदार्थ
और आनुवंशिक पदार्थ दोनों ही इसके साइज़ और शेप को बनाए रखने का काम करता है। इसके लिए हम एक फॉर्मूला देखते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है NP इक्वल टू VN अपॉन VC माइनस VN। यहाँ पर NP क्या है, ये न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स है, जबकि VN है ये केंद्रक का आयतन बताता है, और VC जो है वो केंद्रिक कोशिका द्रव का आयतन हमें यहाँ पर बताता है। ये सभी मिलकर एक सूचकांक या एक इंडेक्स का निर्माण करते हैं जिसे न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स कहा जाता है। इसे सबसे पहले हर्टविग ने बताया था। इस कारण ये कोशिका के साइज़ और शेप को बनाए रखने का काम करते हैं। अगर हम यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर को देखें तो इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर में कुछ भागों के अंदर इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर को डिवाइड किया गया है। जैसे कि पहला पार्ट अगर हम देखें तो वो पाया जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेकंड पार्ट पर आता है। इसके अंदर पाए जाने वाले कोशिका द्रव यानी केंद्रक द्रव, न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म होता है जो कोशिका के अंदर पाया जाता है, और केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले सेमी फ्लूइड को हम केंद्रक द्रव या न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर सेप या कैरियोलिम्फ कहते हैं। तीसरा भाग इसके अंदर पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ जो कि क्रोमेटिड जालिका के रूप में प्रेजेंट होता है। चौथा पार्ट जो इसके अंदर होता है वो न्यूक्लियोलस होता है, यानी कि केंद्रिका जो कि केंद्रक के अंदर प्रेजेंट होती है। और पांचवा भाग होता है एंडोसोम। इस प्रकार एक न्यूक्लियस की अल्ट्रा स्ट्रक्चर के 5 महत्वपूर्ण भाग हैं। आज हम इस टॉपिक के अंदर जो हम पहला पार्ट लेते हैं वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। केंद्रक की जो बाहर की ओर पाई जाने वाली जो आवरण है उसे हम केंद्रक कला या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या कैरियोथिका कहते हैं। स्ट्रक्चर के अंदर देखें तो जो कैरियोथिका है वो 2 प्रकार की मेम्ब्रेन से मिलकर बना है। एक आउटर मेम्ब्रेन और दूसरी है इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो ये लगभग 75 से लेकर 90 एंगस्ट्रॉम तक की मोटी होती है, और ये भी ट्रिपल लेयर होती है, और इसके अंदर ये लिपोप्रोटीन से बनी होती है। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में पेरीन्यूक्लियर स्पेस पाया जाता है। लगभग 100 से लेकर 150 एंगस्ट्रॉम के बीच में पेरीन्यूक्लियर स्पेस होता है, जिसके अंदर जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट्स होते हैं। जैसे डायग्राम में मैंने इंडिकेशन किया है, राइबोसोम प्रेजेंट्स होते हैं, और इसके अंदर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड रहती है, जिसके कारण ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। इसके अलावा जो इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, और स्मूथ होने के कारण ये इसके अंदर एक विशेष पदार्थ दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में एक विशेष पदार्थ पाया जाता है जो कि होमोलोगस होता है और फाइब्रस होता है, जिसे हम इनर मेम्ब्रेन जिसे हम लैमेला कहते हैं। ये केंद्रक की बाह्य और अंतः परत दोनों के बीच में पाए जाने वाला पदार्थ है जो कि सेमी सॉलिड या डेंस होता है, काफ़ी डेंस होता है। इस तरह हमें जो तीसरी स्ट्रक्चर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर दिखाई देती है वो देती है पोर्स। जो पोर्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं वो पोर्स, जो अगर हम स्ट्रक्चर देखें पोर्स की, जो पोर्स होते हैं वो न्यूक्लियर ऑक्टागोनल होते हैं, यानी अष्टभुजी केंद्रक की संरचना हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, जैसा कि डायग्राम में हमें शो है। आपको देखें 1 2 3 4 5 और 6 7 और 8 इस तरह की जो स्ट्रक्चर है वो हमें न्यूक्लियर पोर के अंदर दिखाई देती है। ये जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे दिखाई देती है। आप देख सकते हैं इसमें आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, दोनों के बीच के अंदर पाए जाने वाला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पेरीन्यूक्लियर स्पेस है। इसके बीच में पाए जाने वाला पोर कॉम्प्लेक्स है। ये पोर कॉम्प्लेक्स आउटर मेम्ब्रेन पर हमने जो कहा था राइबोसोम्स प्रेजेंट्स होते हैं, इस कारण ये रफ होती है। यहाँ पर हम पोजीशन देखें तो जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियर के बाहर जो कनेक्टिविटी होती है आउटर मेम्ब्रेन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड रहती है,
और इसके अंदर बीच में पाए जाने वाले स्पेस को हम पेरिन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है। इसके बीच में न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, ये दोनों के बीच में जैसे यहाँ पाया जाएगा न्यूक्लियर सेप, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव, और बाहर की ओर पाया जाएगा ये कोशिका द्रव। ये दोनों के बीच में ये मैक्रोमोलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है और बैलेंस को बनाए रखने का काम करती है, जैसा कि डायग्राम में हमें शो है। इस तरह से ये हमें देखने को मिलती है। डायग्राम की पोजीशंस को ही अगर हम और आगे देखें तो हमने देखा कि जो इसका पोर होता है वो लगभग उसका जो डायमीटर होता है वो 400 से लेकर 1000 एंगस्ट्रॉम तक का होता है, और दो पोर्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो लगभग 1500 एंगस्ट्रॉम की जो दूरी होती है वो दो पोर के अंदर हमें देखने को मिलती है। पोर्स की जो डायग्राम है उसके अंदर हमने देखा कि इन दोनों पोर्स के बीच में जो है वो एक वलयकाएँ पाई जाती है, जिसे हम सर्कुलर वलिका या एन्युलस कहते हैं। दो पोर और एन्युलस के बीच जो स्ट्रक्चर मिलकर बननी होती है उसको हम पोर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जो एन्युलस का जो डायमीटर होता है वो 1600 एंगस्ट्रॉम का होता है। इसी तरह जो यहाँ पर जो है ये हमने कहा था कि ये 8 पट्टिकाओं से या कणिकाओं से मिलकर बनी होती है। ये इन कणिकाओं का जो काम होता है, जो ग्रैन्यूल्स का काम होता है, ये कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म और केंद्रक द्रव यानी न्यूक्लियर सैप से ये कनेक्टेड रहती है। और इसके अंदर ये जो पोर है वो हमेशा खुली अवस्था में नहीं पाए जाते। ये जो भी कंडीशंस होती है उसके अकॉर्डिंग पोर्स ओपन और क्लोज होते रहते हैं। ये केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव के बीच में आयंस के एक्सचेंज का काम करते हैं। इनके अंदर फ्री डिफ्यूजन्स तो होता है, लेकिन इसके अलावा जो इसके अंदर मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, इन आयंस के द्वारा यहाँ पर इसके अंदर एक्सचेंज होता है मटेरियल्स का। और ये राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन्स हैं, इनके द्वारा ये न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं, जैसा कि यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इस डायग्राम में हम देख के हमें स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म से ये मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म की ओर ट्रांसपोर्ट होता है। इसके अलावा जो इसकी जो नेचर होती है वो है इसकी जो नेचर होती है वो केमिकल की एक्सचेंज के लिए वर्क करती है, और ये एक्सचेंज का रेगुलेशन करने का काम करते हैं। पोर कॉम्प्लेक्स के अंदर ही जो स्ट्रक्चर पाई जाती है एन्युलस की स्ट्रक्चर को हम डायग्राम में अच्छी तरह से देखकर समझ सकते हैं कि जो एन्युलस की स्ट्रक्चर है उसके अंदर सेंट्रल ग्रेन्यूल पाया जाता है। उसका डायमीटर होता है 30 एंगस्ट्रॉम, और लगभग इसके अंदर जो स्ट्रक्चर पाई जाती है न्यूक्लियर एनवेलप चारों तरफ प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियर ग्रेन्यूल्स ऑफ पोर कॉम्प्लेक्स को स्ट्रक्चर को यहाँ पर जो पूरे न्यूक्लियस की जो अंदर पोर्स पाए जाते हैं उसकी पूरी स्ट्रक्चर को इसके अंदर शो किया गया है। इस डायग्राम को हम अच्छी तरह से देख सकते हैं कि न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स किस तरह से वर्क करता है।